नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। आज बात चुनावों की। चुनाव की बात हो तो अनुराग के चेहरे पर आपको मुस्कान ज़रूर दिख रही होगी और चुनाव है हरियाणा में और साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर में भी चुनावों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2019 में पिछली बार चुनाव हुए थे हरियाणा में और इस बार अब 2024 में 5 साल बाद एक बार फिर से जनता के पास ये मौका आया है कि अपने मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अपने विधायकों को चुन लें और जिसको भी सरकार बनवानी है उसकी सरकार बनवा दें। क्या पिछले 5 साल के कामों से हरियाणा की जनता भाजपा के काम से खुश है? ये आने वाले कुछ समय में हमें पता लग जाएगा। 1 अक्टूबर की तारीख वो तय की गई है जब वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे भी आएँगे। तो आज हम करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कि किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पर अगर बात करें जो पार्टियाँ हैं, उनको लेकर तो बीजेपी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में हमको नज़र आती है, जहाँ पर नायाब सिंह सैनी कुछ समय पहले ही जिनको मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने काफ़ी समय तक सरकार चलाई और अभी कुछ समय पहले ही नायाब सिंह सैनी के हाथों में कमान सौंप दी गई। उसके अलावा देखा जाए तो दूसरी तरफ जो खेमा है, वो है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस लगातार हरियाणा में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जानी जाती है। वहीं पे उनके बेटे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो इस बार सांसद पद का चुनाव भी जीते हैं रोहतक से। तो ये जो दिलचस्प एक तरीके से देखा जाए तो सीधी-सीधी दोनों पार्टियों के बीच में ये टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं तीसरा मोर्चा भी है जहाँ पर जेजेपी एक तरफ मैदान में है और दूसरी तरफ आईएनएलडी मैदान में है। दुष्यंत चौटाला और साथ ही साथ अभय चौटाला की पार्टियाँ कहें एक तरीके से और देखा जाए इसको लेकर तो लगातार हरियाणा में इन दोनों पार्टियों का भी दबदबा हमें देखने को मिलता है। फिलहाल आज इसको ही लेकर करेंगे चर्चा। अनुराग आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव हैं। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी? देखिए, निश्चित रूप से जब 1 अक्टूबर के दिन हरियाणा में वोटिंग होगी, तो नतीजे तो 4 अक्टूबर को आएँगे। परंतु कहीं न कहीं जो माहौल है, जो अभी से 1 महीना आप मान के चलिए, 1 महीना बचा हुआ तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास, वो अपने चुनावी प्रचार में लग जाएँगी। आप देख रहे धीरे-धीरे हमारे देश का माहौल था, जो चुनाव में चला गया था। अप्रैल-मई में आपने देखा, जून में जो नतीजे आए, उसके बाद लग रहा था कि अब देश दोबारा फिर साइलेंट हो गया, दोबारा फिर देश चुनाव के मोड में आके एक्टिव हो चुका है। इस बार हरियाणा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ होते थे, परंतु इस बार हरियाणा के चुनाव जम्मू और कश्मीर के साथ होंगे। तो जी। निश्चित रूप से उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, परंतु कहीं न कहीं भाजपा के लिए सबसे बड़ी चोट हरियाणा से मिलने वाली है, क्योंकि भाजपा का जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस हरियाणा के अंदर था, वो बिल्कुल पिछली बार से निराशाजनक था। उनको कम से कम आधी सीटों का लॉस हो गया। पिछली बार 19 के चुनाव में भाजपा ने 10 लोकसभा की सीटें जीती, जबकि 24 के चुनाव में भाजपा ने 5 सीट जीती लोकसभा की। हुँ, हुँ। वही जो जो कांग देखिए, इसको एक बार इस तरीके से समझिए, जो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट आती है, उसकी लोकसभा में कोई भी सीट नहीं आती 19 के चुनाव में, वही कांग्रेस पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों के साथ राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और देखिए, जब उसकी 0 सीट आई थी, तब वो 30 विधानसभा की सीटों पर जीत चुकी थी। जब उसकी 5 सीटें आ गई, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ हरियाणा में एक लंबे समय से 10 साल के बाद अपनी वापसी करेगी। और निश्चित रूप से बिल्कुल, जी। कांग्रेस को अगर नुकसान होगा, तो उसकी गुटबाजी का नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा के जो देखिए सत्ता विरोधी लहर हरियाणा के अंदर भाजपा की, क्योंकि जो भाजपा के पुराने मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके खिलाफ एक अलग प्रकार की नाराजगी है। हरियाणा की जनता में ही नाराजगी नहीं, बल्कि खुद भाजपा के कार्यकर्ता, खुद भाजपा के जो स्थानीय कार्यकारिणी है हरियाणा प्रदेश की, उसके नेताओं में भी मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि वो अपने निचले कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनते थे, जो नीचे के नेता थे, जो लोकल लेवल के नेता थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे, वो अपनी मर्जी से फैसले लेते थे। तो कहीं न कहीं जैसे हालात 14 में नहीं थे, 19 में नहीं थे, उसके ठीक विपरीत हालात 2024 के विधानसभा चुनाव में है। और निश्चित रूप से देखिए, ये कोई मामला चौतरफा तीसरे मोर्चे की कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हरियाणा में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनेलो और जसपा दोनों अपना जनाधार खो चुके हैं। सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होगी। बात ये है कि सरकार कौन बनाएगा? क्योंकि कांग्रेस को बिल्कुल और कहीं न अनुराग ये खबर भी आई कुछ समय पहले ही कि जेजेपी के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो अब इनके भी कांग्रेस या फिर बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। तो इसको लेकर जो जेजेपी है, जो एक समय में हमें दिखती थी कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टी हरियाणा में मानी जाती थी,
अब उसका भी कहीं न कहीं थोड़ा दबदबा जो है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि आप देखिए, जो जननायक जनता पार्टी है, वो निकली किस पार्टी से? वो इंडियन नेशनल लोकदल से निकली है। ये पार्टी देवीलाल के विचारों पे चलती है, देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है। तो हरियाणा जी। के अंदर जो देवीलाल का कद है, वो सभी भली-भाँति उसे जानते हैं। तो कहीं न कहीं भगवान के स्वरूप देवीलाल को किसानों का मसीहा हरियाणा में कहा जाता है। तो निश्चित रूप से जो जज़्बा जिस विचारधारा पे चलती थी, उनका अलग होने का कारण था कि आपसी परिवारवाद के कारण जिस प्रकार उनके परिवार में ही मुख्यमंत्री को लेकर अगर हुँ। जननायक जनता पार्टी नहीं निकलती, इंडियन नेशनल लोकदल नहीं टूटता, तो निश्चित रूप से हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 के थे, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती और दुष्यंत चौटाला, राफेल चौटाला उस सरकार को चलाते। परंतु कहीं न कहीं जो हमारी राजनीतिक किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उसके बलबूते पर वो सब पार्टियाँ टूट जाती है और आप देखिए इंडियन नेशनल लोकदल और जसपा कहाँ पहुँच चुकी है। दुष्यंत चौटाला जो किंग मेकर थे 2019 के अंदर, आज उन्हें हुँ। कोई पूछ नहीं रहा। क्योंकि जी। उनके खुद के विधायक उन्हें छोड़ के चले गए। आप देखिए, अगर आप किसी बस में बैठे, अगर आपके बस का ड्राइवर ही कूद के चला जाए, तो आपकी बस का क्या होगा और आपका क्या होगा? क्योंकि दुष्यंत चौटाला का विधायकों ने तभी छोड़ना स्टार्ट किया, इससे पहले उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह छोड़ के कांग्रेस चले गए। कांग्रेस में जी। चले गए, तो निश्चित रूप से जैसी हालात है और इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी थी जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार देवीलाल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ओम प्रकाश और चौटाला इस बार तो 4 अनुराग आईएनएलडी का इंडियन नेशनल लोक दल का जो गठबंधन है वो बसपा के साथ हुआ है। तो क्या इससे जो हम पिछले समय में बात करते थे, क्या बसपा का जो खुद एक तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं हमें डूबती हुई नज़र आती है, वो अब क्या तिनके का सहारा आईएनएलडी के लिए अभय चौटाला की पार्टी के लिए बन पाएगी? देखिए, बसपा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन कोई नया नहीं है। पहले भी समय-समय पर इंडियन नेशनल जी। लोकदल के साथ आईएनएलडी के गठबंधन होते रहे। परंतु जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपनी सीटें नहीं बचा पाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो हरियाणा में अपनी सीटें बचा पाएगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो माहौल है, वो ठीक उत्तर प्रदेश के विपरीत है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है, वो धर्म की राजनीति का जो हुँ। हिंदू-मुसलमान किया जाता है, ठीक उसके परिणामों में तमाम पार्टियाँ उठ जाती हैं। परंतु हरियाणा की राजनीति ठीक इसके विपरीत है। वहाँ पर कांग्रेस से हुड्डा नहीं, हुड्डा से कांग्रेस है, तो आप जी। मानिए कि कांग्रेस के जो दमदार छवि है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत की ज़िम्मेदारी लेते हैं अपनी पार्टी की सरकार बनाने की, तो कहीं न कहीं उनके नेतृत्व पे विश्वास है। परंतु मुझे नहीं लगता कि बसपा बसपा एक काम कर सकते हैं क्योंकि इनेलो के हुँ। पास इस बार कहीं न कहीं उसके जो सिंबल चश्मे का निशान है, उस पर भी कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि लगातार हुँ। पिछले 2 चुनावों में उसका जो वोट प्रतिशत रहा था, तो वो बहुत कम था, जो एक क्षेत्रीय दल का नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम आता है, तो उनका जो दर्जा है, वो इलेक्शन कमीशन वापस ले लिया जाता है। अगर वो बसपा के साथ चुनाव लड़कर अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा पाते हैं, कुछ सीटें ले जाते हैं क्योंकि पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल की मात्र 1 सीट आई थी, जो अभय चौटाला ऐलनाबाद से जीते थे। अगर इस बार अभय चौटाला खुद जीतते हैं, उनके पार्टी के 3-4 एमएलए जीत जाते हैं बसपा के सहयोग से, तो निश्चित रूप से अभय के लिए संजीवनी होगी। अभय को कोई हुँ। शौक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने या कुछ बने, शौक तो है परंतु उनके पास ऐसा जनसमर्थन नहीं है। अभय की जी। सबसे पहली प्राथमिकता होगी पार्टी के चुनाव चिन्ह को बचाना और पार्टी का खोई हुई जन आधार को वापिस लाना। क्योंकि हुँ। उनके पिता ओपी चौटाला अब आयु के उस पड़ाव में जा चुके हैं कि वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो कभी-कभी कुछ खास मौकों पर ही अ, जी। जनता के बीच जाते हैं। परंतु जो जोश ओपी चौटाला में इस 94 साल की उम्र में है, वो अभय चौटाला और ना उनके आगे सुपुत्रों में नहीं हुँ। है, कहीं-कहीं दूर तक नहीं दिखाई देता। अभय चौटाला ने भी कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा की तरह कह लीजिए या फिर जो जिस प्रकार हरियाणा के अंदर पहले देवीलाल ने एक यात्रा निकाली थी, तो ठीक उसी प्रकार देवीलाल यात्रा करते थे। अभय ने एक परिवर्तन यात्रा के नाम से, हरियाणा परिवर्तन यात्रा के नाम से यात्रा शुरू की थी। हुँ। उसका कहीं न कहीं अगर लोग उनका कहना था इनेलो के कार्यकर्ता और खुद अभय चौटाला का कि इस बार परिवर्तन ज़रूर आएगा। परंतु उस यात्रा का कोई ख़ास फ़र्क आपने लोकसभा 24 का चुनाव था उसमें कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी जी। बात है कि 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती है, तो उस मौके पर मायावती और ओपी चौटाला दोनों उचियाना के अंदर रैली होगी जो इंडियन नेशनल हुँ। लोकदल और बसपा की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है हरियाणा में चुनाव से पहले। तो निश्चित रूप से उसका कुछ प्रभाव देखने को तो मिलेगा, परंतु जो आप सोच सकते हैं कि तीसरे मोर्चे की हरियाणा के अंदर कोई भी संभावना नहीं है। अगर इनेलो अपनी सीटें ही बचा पाती है पिछले वाली, अगर 2-4 सीटें ज़्यादा आ सकती है, इससे ज़्यादा कोई स्कोप नहीं इनेलो का। टक्कर महज 2 जी। पार्टियों के अंदर है, जो कांग्रेस है और भाजपा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस और भाजपा इनेलो क्या आगे अपना जनाधार जो है वापस कुछ पा पाती है, ये हरियाणा के इस बार के चुनाव 2024 विधानसभा के चुनाव हमें ज़रूर इसकी दस्तक देते हुए दिखाई देंगे।
और या फिर वो खो जाता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। अनुराग, जो आपने 2 धड़ों की बात की, एक भाजपा और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस में इस बार जो हम कहते हैं कि आप हर बार कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा से वहाँ पर कांग्रेस है, उनका नाम ज़्यादा चलता है, कांग्रेस का नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए, लेकिन जो एक हम एसआरके की जोड़ी की बात करते थे कुछ समय पहले तक हरियाणा में, किरण चौधरी ने कुछ ही समय पहले हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी छोड़ी और अब वो भाजपा में चली गई हैं और साथ ही साथ उनकी बेटी भी। तो अनुराग की जो किरण चौधरी के जाने से, जो कि एक बड़ी नेता थीं और साथ ही साथ कुछ खुद कांग्रेस में भी आपसी रंजिशें कुछ हमें देखने को मिलती हैं हरियाणा कांग्रेस में। तो उसका नुकसान क्या कांग्रेस को कहीं हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी नेता जब पार्टी को छोड़ के जाता है तो कहीं न कहीं पार्टी को झटका लगता है, परंतु कांग्रेस जब लहर हो जाती है किसी पार्टी की, हुँ, तो वो चीज़ें उसमें कवर कर ली जाती है डैमेज। अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके में नुकसान होगा कांग्रेस को। अगर किरण चौधरी चुनाव लड़ती हैं विधायक का या उनकी बेटी को चुनाव लड़ाएँगी, तो अगर 1-2 सीटों से क्या कांग्रेस की परिस्थिति नहीं बदल जाएगी अगर वो 1-2 सीटें हार जाती है किरण चौधरी के पक्ष में। परंतु वहाँ भी आप देखिए जो बंसीलाल के परिवार के सदस्य हैं वो खुद हुँ, कांग्रेस में है, जो क्योंकि परिवार बंसीलाल का बड़ा है, तो उसके बंसीलाल जी के परिवार के सदस्य भी जी, अभी कांग्रेस कांग्रेस के अंदर है। तो कहीं न कहीं परिवार की आपस में टक्कर होगी, भले ही टिकट अलग-अलग पार्टी से हो। जब परिवार के सदस्य आमने-सामने हो तो फैसला जनता को करना है, परंतु कहीं न कहीं किरण चौधरी का पलड़ा भारी है, उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वो लंबे समय तक एमएलए रही और एक दमदार जनता की आवाज़ उन्होंने उठाई विधानसभा भले ही उस टाइम कांग्रेस में थी, परंतु जी। जनता की आवाज़ उन्होंने अपने इलाके की आवाज़ ज़रूर उठाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा कांग्रेस के अंदर एसआरके की जोड़ी टूट गई। देखिए, नेताओं का आना-जाना लगा रहता है, परंतु हरियाणा के हुँ, अंदर हुड्डा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सीधा आला-कमान को ना कर देते हैं या फिर आला-कमान की वो बात नहीं सुनते। वो अपनी मर्ज़ी से वो एक गुलाबी पगड़ी पहनते हैं, उनका मानना है कि जब तक कांग्रेस में उनकी चलती है, तब तक वो कांग्रेस में, जिस दिन कांग्रेस आला-कमान उनको नकार देगा, उस दिन उनकी अलग पार्टी बन जाएगी, इसीलिए वो गुलाबी पगड़ी पहनते हैं। तो निश्चित रूप से गुट कही है कांग्रेस में, परंतु हर बार 14 में जब 9 के चुनाव हुए थे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा सीएम बने, उससे पहले 4 के चुनाव में भी, तो हुँ, हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति चाहता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहता है, मैं मुख्यमंत्री बनूँ, कुमारी शैलजा चाहती है, मैं मुख्यमंत्री बनूँ। उसके बाद वीरेंद्र सिंह चाहते थे, जो अब पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अब तो वो इनएक्टिव हो चुके, ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा, उनके वो अपने बेटे के भविष्य की तलाश में है। वो भी तो चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूँ, इसलिए तो कांग्रेस छोड़ के 14 में भाजपा में गए थे, कि भाजपा हुँ, की सरकार आएगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये इतिहास रहा है कि ज़्यादा समय तक जो जाट नेता हैं, उन्होंने ही हरियाणा की कमान सँभाली है। आप 14 से पीछे बिल्कुल। जाके देखिए, 4 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो जाट थे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जाट, फिर भजन लाल, फिर उससे हुँ, पहले बंसी लाल, देवी लाल, तो तमाम कहीं न कहीं जो कास्ट फैक्टर तो हरियाणा में मैटर करता है। यहाँ पर राजनीति जाट, नॉन जाट की राजनीति तमाम पार्टियाँ करती हैं, वो भाजपा या कांग्रेस जाति देकर टिकटें बाँटी जाती है, भले ही कैमरे में सबका अनुराग, एटीएम। आपने जाट ये जो राजनीति, जातिवादी राजनीति की बात की, तो क्या आपको लगता है कि जो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाने का जो फैसला था, क्या वो इसी से प्रेरित था? क्या ये जाति राजनीति के लिए ही प्रेरित था, वो इससे ही था? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में कोई भी किसी व्यक्ति को अगर नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आता है, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति उसमें अपना फ़ायदा देखता है। तो भाजपा को अपना फ़ायदा लगा क्योंकि भाजपा हमेशा नॉन जाट की राजनीति करती है क्योंकि भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाजपा हुँ, हरियाणा से अलग राज्य में यूपी के अंदर मुस्लिम, हिंदू की राजनीति करते हैं क्योंकि उसे लाभ होता है, परंतु हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है ही नहीं। वहाँ पर बिल्कुल। हिंदू डोमिनेंट, हिंदुओं की ज़्यादा संख्या है, तो वो फैक्टर काम ही नहीं करता। वहाँ पर जाट नॉन जाट कर दिया जाता है क्योंकि भाजपा का मानना है कि जो जाटों के वोट हैं, क्योंकि जाट लीड कई पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जाट नेता हैं, उसके बाद आप ओपी चौटाला की बात कर लीजिए, दुष्यंत चौटाला की बात कर लीजिए, ब्रिजेश सिंह की बात कर लीजिए, उसके बाद हुँ, बलराज कुंडू जैसे और तमाम ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए भी बहुत है जो अपना संगठन अपने इलाके में बना चुके हैं। तो कहीं न कहीं मतलब जो भाजपा का मानना है कि जाटों का वोट कई अलग-अलग पार्टियों में बिखर जाता है, जबकि जो अगर हम हुँ, नॉन जाट वोट को इकट्ठा कर ले, तो भाजपा को सिर्फ होगा तो निश्चित रूप से भाजपा बढ़त बनाएगी। परंतु कहीं न कहीं हरियाणा के अंदर इस बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, तो कहीं न कहीं देखिए कहने को तो जाति नहीं आनी चाहिए राजनीति में, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। परंतु अगर राजनीति का यही रूल है जिसको जिससे फ़ायदा वो उसी को जी, उतारेंगे। टिकटों से पहले आपकी जाति देखी जाती है कि आपके जिस विधानसभा में आपको टिकट देंगे वहाँ के जातीय समीकरण क्या है, कौन-सी जाति बहुसंख्यक है। अगर आप बहुसंख्यक जाति पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारते हो तो निश्चित रूप से आपकी हार तय है। क्योंकि आप कितने भी आगे बढ़ जाइए, ये ऐसी स्थितियाँ सिर्फ़ भाषणों में अच्छी लगती है, धरातल पर वोट व्यक्ति कहीं न कहीं जाति और धर्म देखकर तो ज़रूर देता है।
ये कड़वी बिल्कुल। सच्चाई है हमारे देश की। ये 78 साल बाद जब हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं, उसके बाद भी हमारे देश की आज भी सच्चाई है कि हमें जातिवादी राजनीति को देखने को मिलती है और साथ ही दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति, मंडल की राजनीति, ये हमारे देश की आज भी सच्चाई है। अनुराग, ये जो भाजपा का ये अभी तक का जो कार्यकाल रहा, फिलहाल जो हमने 5 साल देखा, तो आप इसको किस तरीके से रेट करेंगे? वो कौन से काम होंगे जो भाजपा तब लोगों के बीच जाएगी और गिनवाएगी कि ये काम हमने किए हैं? क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा, किसान आंदोलन, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ जाते हुए हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएँगे 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो भाजपा को तो हरियाणा की जनता ने पहले भी नकार दिया था। उस पार्टी को भाजपा को 40 सीटें आई थी, तो कहीं न कहीं हरियाणा में खट्टर के खिलाफ, क्योंकि खट्टर के कुछ ऐसे भाषण थे, क्योंकि 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ था, तो कहीं न कहीं मतलब उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, शांतिपूर्ण तरीके से उसे हुँ, सरकार को बातचीत के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए था। परंतु कहीं कहीं न कहीं वो जो ईगो थी, एक तरफ से जाट ईगो, एक तरफ से नॉन जाट ईगो, तो कहीं न कहीं हरियाणा को बाँटने का काम किया गया था। पर बहुत लंबे समय बाद हरियाणा में इस प्रकार के जातीय हुँ, दंगे की आसार आप देखिए कि ऐसे हालात खराब हुए कि आर्मी को उतारना पड़ा था। तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो भाजपा के लिए वो बैकफुट था, जाट आरक्षण को वो नहीं सँभाल पाए। उसके बाद फिर मनोहर दोबारा उन्होंने गठबंधन से सरकार तो बना ली, दुष्यंत चौटाला के साथ। परंतु भाजपा का बैकफुट, दूसरी गलती भाजपा की यही हुई कि उसने मनोहर लाल खट्टर को रिपीट किया। अभी भाजपा को समझ तो आया, परंतु मुझे लगता है कि अग्निवीर किसान आंदोलन, तो हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हुँ, अग्निवीर और किसान, हर व्यक्ति लगभग हरियाणा की ज़्यादातर जनता इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। बेरोज़गारी हरियाणा में बेरोज़गारी हरियाणा बिल्कुल। बेरोज़गारी में लगातार ट्रेंड पे है, तो निश्चित रूप से हरियाणा के बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो बेरोज़गारी, बिल्कुल, अग्निवीर। रोज़गार के नाम पर उन्हें ऐसे युद्धग्रस्त इलाकों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर इस समय दुनिया में युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में गाँव के गाँव खाली होते हुए हमें दिखाई देते हैं कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनको सरकार ऐसा कर रही है कि वहाँ पर भेज दिया जाए, जहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हुई हैं। चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो या फिर वो फ़िलिस्तीन हो, ऐसी जगहों पर उनको भेजा जा रहा है। जी। कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने का एक ही भाजपा हुँ, कहती है कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देते हैं। हम पारदर्शिता के साथ बच्चों को, गरीब का, अमीर का, सबके बच्चों को मैंने नौकरी देने का काम किया। जी। दूसरी भाजपा का कहीं न इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के जितने भी अलग-अलग राज्यों में सरकार बनती है, तो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें हरियाणा हो या ना हो, हुँ। परंतु हरियाणा में जो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, उसकी मात्रा बहुत ही कम है। आप मान लीजिए 5 से 8% वोट मोदी के नाम पर हरियाणा में पड़ता है, परंतु कहीं न कहीं वो प्रभावित करते हैं कुछ लोगों को जो मोदी और को पसंद अनुराग, करते ये हैं। एक और सवाल है इसी बीच में कि जो गाँव के एरिया हैं और जो शहरी इलाके हैं, तो उनमें भी थोड़ा वोटिंग में डिफ़रेंस देखने को मिलता है कि एक तरफ जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा भाजपा का थोड़ा जो उस वजह से ही शायद भाजपा वहाँ पर देखने को मिलती है हरियाणा में, और दूसरी तरफ जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ पर भाजपा के इस समय बहुत ज़्यादा विरोध है। हमने तो यहाँ तक देखा कि भाजपा के जब विधायक या फिर सांसद वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए, तो वहाँ पर उनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया गाँव के इलाकों में। ऐसी तस्वीरें अभी चुनाव प्रचार होगा ना, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, आपको अभी दोबारा से देखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर देखिए उन तस्वीरों को, क्योंकि नाराज़गी किसानों के अंदर बिल्कुल है, और हमारे यहाँ कहावत है कि एहसान और किसी का अपमान कभी नहीं भूलना चाहिए। तो किसानों हुँ, का जब अपमान किया गया था, तो किसान उस अपमान को थोड़ी भूलेंगे। जब वो दिल्ली आए तो उन्हें आने नहीं दिया गया। अब ये उनके जी। गाँव जाएँगे तो कोई अपने गाँव थोड़ी जाने देगा, जिनके ऊपर आतंकवादियों जैसे टैग लगाए गए, खालिस्तानी बोला गया। तो हर बात किसानों को याद है, और पंजाब के लोकसभा चुनाव में भी देखा, और हरियाणा के आपने लोकसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखना। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गाँव में इनका विरोध होता है, क्योंकि हर पार्टी का सत्ता विरोधी लहर होती है, परंतु इस स्तर पर नहीं होता था। शहरी इलाकों में, क्योंकि खेती-किसानी से जुड़े लोग नहीं रहते शहरी इलाकों में, उनका सीधा वो या तो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है, फिर कॉर्पोरेट में कहीं न कहीं वो जॉब करते हैं, खुद का बिज़नेस होता हुँ, है। तो सीधे-सीधे सरकार की ज़्यादातर नीतियाँ, सिर्फ़ टैक्स को छोड़ दीजिए, तो उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। तो निश्चित रूप से भाजपा के सब डिजिटलाइज़ेशन की, मोदी की नीति, जो विदेशी नीति को देखकर वो मोदी, देखिए जितना भी हरियाणा का शहरीकरण वाले इलाके हैं, वो किसी भी हरियाणा के मंत्री भाजपा के को देखकर वोट नहीं देते, वो मोदी को देखकर वोट देते हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में भाजपा और मोदी मैजिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14 के हुँ। अंदर एक लहर चली थी, गाँव तक लहर चली थी, अब की बार मोदी सरकार, परंतु वो 14 की लहर 14 के बाद दोबारा कभी दिखाई नहीं देगी। इस बार का आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री की रैलियाँ होंगी, तो आप देखना, अगर
रैलियों में भी कहीं न कहीं विरोध आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान यूनियन हमेशा जहाँ भी भाजपा के नेता जाते हैं, तो अभी चुनाव प्रचार होगा, अभी तो उन्होंने कुछ ऐलान नहीं किया। अगर किसान यूनियन क्या पता ऐलान कर दे कि हर जगह इनका विरोध करेंगे। लोकसभा में भी किसान यूनियन बहुत विरोध हुँ, किया। गाँव में नेता जाते हैं भाजपा के, तो उनसे सवाल पूछे जाते। दुष्यंत चौटाला को तो बिल्कुल बेइज्जत कर दिया गया था, उनकी माता के ऊपर भी पथराव, उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया था। तो निश्चित हुँ। रूप से अगर कोई नेता सत्ता का जब भोग भोगेगा, जब उसे ज़रूरत होगी, तो जब सत्ता चली जाती है तो जनता के बीच ही जाना पड़ता है। तो दुष्यंत चौटाला को अब समझ आई हो किसानों से माफ़ी माँग रहा है, तो क्या पता जी, भाजपा को भी समझ आ जाए। बिल्कुल। और ये 3 ऐसे मुद्दे जो हमने गिनाए अग्निवीर किसान आंदोलन और साथ ही साथ वहाँ पर बेरोज़गारी। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी सच्चाई तो तब पता चलेगी जब हम ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर इसको लेकर रिपोर्ट करेंगे। और ज़रूर हम आपके सामने ऐसी रिपोर्ट्स भी लेकर आएँगे जहाँ पर हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आज अनुराग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वरना चुनाव को लेकर जब चर्चा होती है तो काफ़ी लंबी खिंच जाती है, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, ये है नई सोच।